नमस्कार स्टूडेंट्स। हम प्रिंस कुमार सिंह आप लोगों को आज सामाजिक विज्ञान में कुछ क्रांतियों के बारे में बताएंगे। आप शुरू से लास्ट तक हमारा वीडियो जरूर देखेंगे और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में, जैसे यूरोपियन क्रांति के बारे में। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति दोनों के बारे में समझाएंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, फ्रांसीसी क्रांति की विरासत में फ्रांस सहित पूरी दुनिया के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों को एक नई दिशा मिली। क्रांति के बाद यूरोप में एशिया सहित पूरी दुनिया के जितने भी देश थे, लगभग सारे देशों में जो कि गुलामी की नज़रों में जकड़े हुए थे, उनमें एक प्रकार की भावना उत्पन्न हो गई कि हम आज़ादी की हवा में सांस लेना चाहते हैं और आज़ाद होके रहेंगे। इन परिस्थितियों ने यूरोप, रूस ने खास तौर से प्रभाव डाला और समाजवाद और रूसी क्रांति का उद्भव हुआ। अब आगे हम आपको बताते हैं स्टूडेंट्स, क्या कारण थे सामाजिक परिवर्तन का। सबसे पहला तो यूरोप और रूस के जो शासक थे उनकी दमनकारी नीति और अपनी प्रजा के बारे में राजाओं को ध्यान न देना था। उसके बाद में सामाजिक परिवर्तन का जो युग आया, इसके पहले के टॉपिक हम आपको बता चुके हैं। सामाजिक परिवर्तन का युग फ्रांसीसी क्रांति के बाद में यूरोप से शुरू हुआ। इसमें राजनीतिक एवं सामाजिक बदलाव सभी देशों में दिखाई देने लगे। लगभग सभी लोग समाज में पूर्ण बदलाव चाहते थे इस युग में। इसमें कुछ उदारवादी लोग थे जो कि लिबरेशन पार्टी का गठन करके आगे बढ़ रहे थे। कुछ रेडिकल थे और कुछ रूढ़िवादी थे। इस प्रकार जब समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया, रूस की क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में 20वीं शताब्दी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया यूरोप और रूस। अब आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से सामाजिक संगठन थे जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के युग का सूत्रपात किया, यानी शुरुआत की। सबसे पहला था उसमें उदारवादी और रेडिकल और रूढ़िवादी ग्रुप का, जिसमें सबसे मेन उदारवादी, दूसरा रेडिकल ग्रुप में महिला मताधिकार का आंदोलन भी शामिल है। और उसके बाद में रूढ़िवादी ग्रुप थे। रूढ़िवादी ग्रुप में उदारवादी तथा रेडिकल दोनों के विपरीत कार्य करते थे, परंतु फ्रांसीसी क्रांति के बाद में वे भी बदल गए और बदलने की आवश्यकता इन्हें 18वीं शताब्दी तक महसूस हुई और 18वीं शताब्दी तक वे प्रायः परिवर्तन के विचारों का विरोध करते रहे और उसके बाद में अतीत को पूरी तरह भुलाकर परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ाना शुरू की। लेकिन रूढ़िवादी जो परंपरागत के ग्रुप के लोग थे, समूह के लोग थे, वे लोग पहले जैसे हमने ग्रुप के बारे में बताया उनका विरोध करते थे और रूढ़िवादी परंपराओं को ज़्यादा आगे बढ़ाते थे। जैसा कि आप लोगों को पता है, रूढ़िवादी परंपराएं स्त्रियों को उचित सम्मान न देना,
जातिगत भावनाएं आदि थी। अब इन्हीं कारणों से यूरोप में औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन भी हुए और उसके बाद यूरोप में समाजवाद का आगमन हुआ। इसमें समाजवाद का जब आगमन हुआ तो उसमें 4 कैटेगरी के मुख्य रूप से लोग थे। एक गरीब खेतिहर मजदूर, 2 मझौला भूस्वामी और गृहस्वामी, तीसरा, चौथा है निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवाद और विचारधारा के बीच में ये अंतर था। अंतर कहने का मतलब निजी संपत्ति के बारे में जो किंग, राजा और बड़े बड़े जिम्मेदार लोग होते थे वे एक भूमि के बहुत बड़े हिस्से के मालिक होते थे और वे किसानों को खेती करने के लिए अपना खेत या ज़मीन दे देते थे, उसके बदले में बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कर लेते थे। तो इन्हीं सब कारणों से फ्रांस और यूरोप में क्रांतिकारी युग का शुरुआत हुआ और सबसे पहली गुलामी की कारण थी इनमें अशिक्षा। इसके बाद में कार्ल मार्क्स ने 1818 में फ्रेडरिक एंगल्स और इन दोनों समाज के कार्यकर्ताओं ने समाजवाद की दिशा को एक नया मोड़ दिया। कार्ल मार्क्स का कहना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है। इसमें जितनी अधिक मात्रा में कल कारखाने किसी भी देश में लगेंगे, लोग शिक्षित होंगे, उतना ही अधिक रोजगार बढ़ेगा और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जब तक निजी पूंजी इस प्रकार लाभ संचय करते रहेंगे, जो पूंजीपति लोग थे जैसे कि किसान का शोषण करते थे राजा लोग, और जो बड़े बड़े मालिक थे वे लोग अपने लाभ के लिए काम करते थे। तो इनके बारे में कार्ल मार्क्स का कहना, जब तक पूंजीपति लोग इस प्रकार का लाभ संचय करेंगे तब तक किसी भी प्रकार से मजदूरों का सुधार नहीं हो सकता और अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों में सुधार लाना बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब इन 2 समाजवादियों के कारण, विचारों के कारण समाज में इनको बहुत ही समर्थन मिला। अब इसके परिणाम स्वरूप रूस में 2 क्रांतियाँ हुई। पहली फरवरी की क्रांति, दूसरी अक्टूबर की क्रांति, और इन दोनों क्रांति के परिणाम स्वरूप रूसी साम्राज्य एक अलग तरह के दृष्टिकोण में सामने आया, जिसके बारे में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।